हाँ बहुत मानता है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे इस साल सबको पीडीएफ। देखिए अब आगे बताते हैं, केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो केंद्र सरकार का टैक्स में सबसे ज्यादा उसको फायदा होता है निगम कर से। किससे होता है? निगम। और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा बिक्री कर। बिक्री पर अभी कौन सा कर लग रहा है? जीएसटी। बिक्री पर कौन सा टैक्स है? जीएसटी है। तो राज्य सरकार की सबसे बड़ा कर बिक्री कर, और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा निगम कर। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा और राज्य सरकार का सबसे बड़ा, राज्य सरकार का सबसे बड़ा और केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का केंद्र सरकार का निगम कर। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। स्टार्ट किया जाए आगे। देखिए अब टैक्सेशन के आगे आता है ट्रेड बैलेंस। क्या आता है? ट्रेड बैलेंस। ये दोनों का पीडीएफ एक साथ दे देंगे। एक होता है आपका पेमेंट बैलेंस। पेमेंट बैलेंस, जब भी आप व्यापार करते हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। व्यापार संतुलन का मतलब होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं। सर जीएसटी फिर से बता दीजिए। आप एक काम कीजिए, पीछे का क्लास को दोबारा प्ले कीजिए, चल जाएगा। फिर से बता दीजिए। जब बता रहे थे तो क्या सुतल था? जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन। जैसे कोई देश कितना निर्यात किया, मतलब कितना ज्यादा क्या किया? एक्सपोर्ट किया। निर्यात मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। कितना आपने क्या किया है? निर्यात किया है। और आप कितना क्या किया है? आयात किया है। ये दोनों क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। लगभग लगभग क्या होना चाहिए? बराबर। लेकिन बराबर तो हो ही नहीं सकता, कभी आप ज्यादा बेचेंगे कभी कम बेचेंगे। ये ट्रेड बैलेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बेचे 100 रुपया का और खरीद के लाए 1 लाख का, तब ये आपका ट्रेड बैलेंस पक्का गड़बड़ा जाएगा। भारत के साथ ऐसे ही होता है। लगभग हम लोग चाइना को बेच पाते हैं लोग 20 से 22 बिलियन डॉलर। कितना बेच पाते हैं? 22 बिलियन डॉलर। और खरीदते कितना पे? लगभग 80 बिलियन डॉलर। कितना खरीदता है? 80 बिलियन डॉलर का। देख रहे हैं ट्रेड बैलेंस कितना है? लगभग 60 बिलियन डॉलर का। इतना भयानक ट्रेड बैलेंस बिगड़ा हुआ है। निगेटिव जाता है हम लोग का। चाइना से क्या जाता है? निगेटिव। अब बांग्लादेश से पॉजिटिव, हम ही लोग ज्यादा बेच देते हैं। पाकिस्तान से पॉजिटिव, हम ही लोग बेच देते हैं। गल्फ कंट्री जितने अरब देश वालों से पेट्रोल खरीदते हैं, बाकी कुछ खरीदते ही नहीं है। पेट्रोल खजूर तो अब नहीं हो जाता है। पेट्रोल खरीदेंगे, वीवीआईपी कैटेगरी का खजूर खरीद लेंगे जो बहुत महंगा कैटेगरी का होगा। ऐसे तो नॉर्मल खजूर खजूर चालू हो जाता है आपका 400 रुपये किलो से, आ जाता है आपका 10,000 रुपये किलो तक। अरे बहुत भयानक एक से एक नौटंकी वाला नहीं देखते हैं सब। खजूर उतने रहेगा, खूब अच्छा डिब्बा में सजा देगा। खजूर से ज्यादा वैल्यू किसका हो जाएगा? डिब्बा का हो जाएगा। तो वही हो जाता है, महंगा हो जाता है। हाँ सजा हो जाता है। हाँ गाँव पॉपकॉर्न देखिए ना, पॉपकॉर्न गाँव में अपना भूजा ऐसा ही दे देता है, नहीं समझे? पॉपकॉर्न को खूब अच्छा सजा के ऑटोची में देता है इसे। डोलची रख लेता है पॉपकॉर्न वाला। और देहात में लोग तो अचरा में लेके पॉपकॉर्न खा लेता है। गमछा अचरा में लेके खा गया। देखिए व्यापार संतुलन समझ आ रहा है? निर्यात माइनस आयात क्या कहलाता है? व्यापार संतुलन। हम लोग का यूरोप के साथ व्यापार, सबके साथ हमारा व्यापार संतुलन है, लेकिन चाइना के साथ घाटा होता है जब हम अपने टोटल निर्यात वाले चीजों में से किसे घटा देते हैं? आयात को। किसे घटा देते हैं? आयात। इसे क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। क्या कहेंगे? व्यापार संतुलन। हमारा व्यापार संतुलन किससे लॉस में जाता है? चाइना से लॉस में जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई नहीं संभाल पाता। इसकी जिम्मेदारी है हमारे उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। अब वो लोग इनको कंट्रोल करना, बहुत सारा तरीका है कंट्रोल करने का, पता नहीं उन लोग को पता भी है कि नहीं। आगे देखते हैं। व्यापार संतुलन समझ गया? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिगड़ जाएगा। आपका निर्यात रुक गया। देखिए अगर किसी देश से ज्यादा आयात कर रहे हैं और गलती से आपका निर्यात रुका तो हावी हो जाएगा आपका क्या चीज? आयात। और ये कंटिन्यूअस है कि 2 साल चल गया तो आपकी अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। जैसे श्रीलंका। श्रीलंका लगभग हर चीज का क्या करता था? आयात। कुछ चीजों का निर्यात करता था, जैसे चाय। चाय का क्या करता था? निर्यात। और उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता था किस चीज से? टूरिस्ट से। किससे आता? टूरिस्ट। टूरिस्ट वहां का बर्बाद किया 2 चीज, कोरोना और सोशल मीडिया। कोरोना में टूरिस्ट आना बंद कर दिए सब, और सोशल मीडिया में थोड़े मोड़े झड़प को भी ना दंगा का रूप दिखाने लगना। 2 लोगों में लड़ाई हो गई, 2 लोगों में मारपीट हो गया, सब तो मीडिया का काम है इसको सप्रेस करके कम बताना। क्या करना? कम बताना। जैसे किसी का चोट लग गया, मुंह फूट गया एक्सीडेंट में, तो लोग कहते हैं अरे तो बस इतनी सा लगा, खरोच आया, जबकि उसको टाका लगाना पड़ता है। लेकिन आदमी क्या कहा? टेंशन नहीं लगा, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है आदमी घबरा जाता है, बस उसमें एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ फट गया पूरा माथा, आदमी दाब देता है, टेंशन लग गया, यहाँ पे टाका नहीं देना पड़ेगा, जबकि पता है उसको टाका देना पड़ेगा। टाका नहीं देना पड़ेगा तो सुन लेता है, टाका नहीं देना पड़ेगा, मैंने अभी फॉर्म में कटल है, समझे? भले हॉस्पिटल में ले जाकर क्या दीजिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आप उसे सप्रेस करके बताइए। और मीडिया वाली जो गिद्ध दृष्टि रखे हैं सब ना, ये विश्व न्याय है। ये जहां मार होता है वहां पे ऐसा चिल्ला चिल्ला के दिखाते हैं, यही है वो घर जहां से परमाणु बम चला था। ससुराल में तो अनीसा को ना विवाद होगा ना तो देश को रद्द कर देगा। इससे बाहर के लोगों में ये छवि बनती है कि देश में हमेशा उपद्रव होते रहते, जाने लायक नहीं है। देखते हैं तनी मनी। अब जैसे दिल्ली जैसे चीज को अगर मीडिया इसको चाहती सप्रेस कर देती, बहुत ज्यादा क्या कर देती? सप्रेस कर देती। बहुत बड़का कोनो यूक्रेन और रूस विवाद नहीं हुआ था, उसको चाहती मीडिया तो उसको दबा के कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन ना इनको छुट्टा सांड की तरह घूमना है। देश को भार में जाए, हमारा चैनल सबसे पहले दिखाए, यही मकान है जहां से अग्नि मिसाइल मारा गया था और छत का ढक्कन टूट गया, छज्जा टूट गया, किसी का तो ऐसा कहेगा सब जैसे लगेगा परमाणु बम मार दिया। समझना कि नहीं? इससे देश की छवि खराब होती है और टूरिस्ट इफेक्टेड हो जाते हैं। अब आप बताइए, आपको अगर जाना है स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में 2-4 आदमी में मार धार हुआ है, और
को वहां की स्विट्जरलैंड की मीडिया ऐसा दिखा रही है कि पुलिस आ गई है, मार, इधर कर्फ्यू लगा दिया गया है, आज देखिए यहाँ पे पुलिस की 4 बटालियन उतार दी गई। आप जाएंगे स्विट्जरलैंड? अभी कौन दिल्ली आएगा? 1 हफ्ता बाद आएगा। ये मीडिया वालों को चाहिए कि नहीं गए? जो भी चीजें उसे सप्रेस करके बताओ। कहीं पे भी जाएंगे, जिस देश की पॉपुलेशन 144 करोड़ हो जाए और वहां लोकतंत्र है, अलग लोकतंत्र में आप अपनी बातों को रख सकते हैं। हम लोग साम्यवादी रहते, किसी को रखने का मौका नहीं मिलता, तो इस चीज को दबा के रखना चाहिए, उलझने नहीं देना चाहिए। उपद्रवी लोग की संख्या ज्यादा है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है एजुकेशन की कमी। तो चाइना में, श्रीलंका में क्या हो गया, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी। एक तो कोरोना आया, टूरिस्ट वैसे गए, उसके बाद 2-4 तो चीजों में कभी तमिल समस्या आ गई, कभी बम ब्लास्ट को लेके 2-4 जगह सीरियल ब्लास्ट हो गए, फिर वहां पर बैन लगाना हो गया कि हम इस चीजों पे बैन लगा देंगे। बात चलने लगी कि किस पे बैन लगाएंगे, बुर्का पे बैन लगाएंगे। इस सब का कई सारे श्रीलंका में चीजें बढ़ती गई एक के बाद एक, और वहां का निर्यात रुक गया, और टूरिस्ट जो आते थे वो भी क्या हो गए, बंद हो गए। एक अंदर में अशांति का माहौल हो गया। तमिलों से उनका लड़ाई चलता है, वो तमिलों को अधिकार देना नहीं चाहते हैं, और वहां तमिल बहुत ज्यादा है। वहां पर कोरोना पूरी तरह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, डूब गए। अब बाकी सारा चीज अभी देख रहे हैं, श्रीलंका क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत फालतू चीज को फैला देता है। श्रीलंका में चाइना के कहने पर वहां की सोशल मीडिया में फैला दिया गया कि एस जयशंकर साहब ने कहा है कि हम मदद के बदले श्रीलंका को भारत का राज्य बना लिया जाएगा। जबकि वहां के लोग जो पढ़े लिखे वो तो समझते हैं ये यूएनओ के नियम के खिलाफ है, नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वो बात चल रहा है, तो वहां के राजदूत को ये सफाई देनी पड़ी। तो श्रीलंका के बर्बादी में वहां की सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये वहां के लोग समझते हैं, जब तक समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी रहेगी। अब का दोबारा देर होगा, चल गया देश वहां पर। इसलिए सोशल मीडिया की चीजों को ऐसे नहीं लेकर चाहिए, उस सबको बहुत गड़बड़ चीजें हो जाती हैं। कोई भी देश आगे जाएगा जब तक वो स्थिर नहीं है तब तक नहीं जाएगा, जब स्थिर हो जाता है तभी वहां पे जा सकते। समझ में कि नहीं? जैसे दिल्ली में अभी भी मामला शांत है, कोई बड़का दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल दिया कि नहीं डाल दिया? समझ में कि नहीं? कोई बहुत बड़का ऐसा नहीं है कि कोनो इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा है, आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन दिमाग में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? कौन डाला है? मीडिया ने डाल दिया। इसलिए कहाँ गया, चौथा से 5वां पे। आगे बढ़ जाए तो कोई भी देश को स्टेबल रहना जरूरी है। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए। किस चीज के लिए? व्यापार के लिए। अब जब व्यापार अच्छा होता है तो पेमेंट भी अच्छा होता है, व्यापार अच्छा होगा तो पेमेंट अच्छा होगा, और पेमेंट का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। पेमेंट बैलेंस रहना जरूरी है। बैलेंस, पेमेंट बैलेंस, इसे कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, पेमेंट बैलेंस, भुगतान संतुलन। अब जैसे हम किसी देश से व्यापार खरीदे, कुछ सामान खरीदे, तो उसे पैसा देना है या नहीं? उसे पैसा देना है। किसी देश से अगर हमने लोन ले रखा है तो उस लोन को टाइम से चुकाना है, ये भी हमारा क्या है? पेमेंट। व्यापार कर रहे हैं वो भी पेमेंट है। या किसी दूसरे देश को मदद करना चाहते हैं तो उसे भी पैसा दे देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? पेमेंट के लिए पैसा चाहिए। कभी कभी पेमेंट फंस जाता है। जैसे सपोज कीजिए कोई आदमी है ए, इसे कई जगह से पैसे मिलना है, यहाँ से 60,000 मिलना है, कोई अन्य आदमी इसको 1 लाख देने के लिए बोला है, कोई और आदमी है जिसको ये सामान बेचा था वहां से 20,000 रुपया आना है। ये कई सारे चीजों को लेकर इसको टोटल 1 लाख कितना मिल गया? 80,000। इसने वादा कर दिया किसको? बी को, कि हम आपको 1.5 लाख रुपया का क्या दे देंगे? पेमेंट दे देंगे। कितना दे देंगे? 1.5 लाख। क्या ये गलत वादा किया था? नहीं, क्योंकि इसको पेमेंट आया था, यहाँ से आ रहा था 1 लाख, यहाँ से 60,000, यहाँ से 20,000, ये टोटल 1,80,000 इसे मिलना था। इस 1,80,000 में से ये कितना देना था? इसे 1.5 लाख। लेकिन किसी कारण बस सपोज कीजिए कि ये गड़बड़ा गया, इसके यहाँ कोई एक्सीडेंट कर गया या कोई इमरजेंसी आ गया इसके घर, क्या ये 1 लाख दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये नहीं दे पाएगा। यहाँ पे जब ये मेन पेमेंट वाला फंस गया, पता चला उसके यहाँ बिया पड़ गया, और जो 20,000 देना था उसका बिजनेस से डूब गया। सारा कारण से इसका ये सारा पेमेंट कितना दिन लेट हो गया? 6 महीना लेट हो गया। अब इस 6 महीना अगर ये लेट हो गया यहाँ पर, तो क्या ये इसको पेमेंट दे पाएगा? और ये भी अगर किसी थर्ड पर्सन को प्रॉमिस किया होगा कि हम तुमको आगे ट्रांसफर करेंगे,
और ये किसी अगले आदमी को किया होगा, क्योंकि जिस तरह से शरीर में ब्लड बहता है ना, ये ब्लड रुकता है, उसी तरह से हमारे देश में पैसा बहता है। आपका पैसा किसी और के पास, उसका किसी और के पास। आप अपने घर, आपके पिताजी कमाते होंगे, वो उन्हें कोई पैसा दिया होगा सैलरी या व्यापार के बदले, वो आपको भेजे हम। आप मकान मालिक को भेजे हैं, मकान मालिक किसी और को देगा, वो किसी और को देगा। ये फ्लो ऑफ क्या है? मनी। जिस तरह से शरीर चलने के लिए खून का दौड़ना जरूरी है। एक फिक्स स्पीड से 120/80 के प्रेशर से बहना जरूरी है। अगर उससे प्रेशर कम हो गया तो लो बीपी, ज्यादा हो गया तो हाई बीपी। उसी तरह पैसा का बहना भी जरूरी है। समझा के कि नहीं गया? अगर पैसा धीरे बहने लगा तो मंदी, और तेज बह गया तो मुद्रास्फीति, हाई बीपी हो गया तो इन्फ्लेशन, और लो बीपी हो गया तो आपका मंदी हो गया। यहाँ पर मंदी हो जाता है। समझा के कि नहीं? उसी तरह पैसे का फ्लो होना जरूरी है। अब आप बताइए, यहाँ तो पूरा फ्लो ही टूट गया, एक जगह गड़बड़ हुआ, पूरा का पूरा फ्लो टूट गया कि नहीं टूट गया? इसके लिए बनाया गया IMF। क्या बनाया गया? IMF ऐसा ही लोगों को टुकुर टुकुर देखता है। IMF कुछ पूछा, IMF से क्वेश्चन पूछा था कल। आई सब चीज से क्वेश्चन पूछता है। दरोगा जैसे एग्जाम को अगर आप लोग हुआ बना के रखेंगे लोग, तो फिर कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है। दरोगा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता है, एकदम नॉर्मल। और आप लोग फाउंडेशन वालों से तो बचपे नहीं करेगा क्वेश्चन, आप लोग बस उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। समझिए ध्यान से। IMF पैसा कब देता है? जब आपका पेमेंट बैलेंस फंस जाता है तब। आप कहिएगा कि हमको अपने घर में एक बहुत बड़ा हमारे देश में बांध बनाना है कोसी नदी पर, हमको पेमेंट देगा? नहीं देगा। अरे गदा सुन, इधर देगा कभी IMF? नहीं देगा। उस चीज के लिए वर्ल्ड IMF पैसा नहीं दे सकता है। IMF जब भी पैसा देगा तो किस चीज के लिए देता है? पेमेंट बैलेंस के लिए। कुछ समय के लिए दे देगा। किसको पैसा? A को। और उससे बदले ब्याज ले लेगा, कहेगा तुम इधर दो ताकि क्या हो, फ्लो बरकरार रहे। अब बाकी जब ये सबसे वसूल के किसे दे देगा? IMF को दे देता है। तो पेमेंट बैलेंस को रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पेमेंट बैलेंस के लिए हर देश के पास दो तरह का अकाउंट होता है। एक होता है चालू खाता। कौन सा खाता? एक होता है आपका पूंजीगत खाता। एक हम पहले पढ़ाए आपको, राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। वहां आय व्यय पढ़ाए थे, यहाँ खाता बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? खाता। एक होता है आपका चालू खाता। कौन सा खाता? चालू खाता, देश का चालू खाता, करेंट अकाउंट। एक होता है पूंजीगत खाता, सेविंग नहीं, कैपिटल अकाउंट। पूंजीगत खाता, पूंजीगत खाता। करेंट और सेविंग आदमी का खाता होता है, देश का नहीं। हम लोग खुलवाते हैं करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। चालू खाता जो होता है करेंट अकाउंट, ये किसका करेंट अकाउंट है? देश का। और ये कैपिटल अकाउंट किसका है? देश का। कैपिटल अकाउंट देश का, ये देश का पैसा। तो देश के पास जो भी पैसे रहते हैं ना, उसे वो कितनी भाग में बांट देता है? दो भाग। एक डाल देता है चालू खाता में और एक डाल देता है पूंजीगत खाता। अब जब दो अलग अलग रख दिया, अब उसमें डिसाइड करता है कि इमरजेंसी में किसे यूज करेंगे, विकास के लिए किसका यूज करेंगे, इस टाइप का। तो चालू खाता जो होता है ना, इसमें तीन चीजों को रखते हैं। चालू खाते में कितने चीजें? तीन चीजों को। दृश्य मद, यानी जितनी भी चीजें देख सकते हैं उसकी खरीद बिक्री किस अकाउंट से होती है? चालू खाता से। दृश्य मद को कहते हैं अंग्रेजी में गुड्स। क्या कहेंगे? गुड्स। जिस चीज को अगर आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाती है? गुड्स। तो गुड्स की खरीद बिक्री का पेमेंट किस खाता से होगा? सरकार के पास जितना खाता हो, पैसा हो, कितने अकाउंट में रखेगा? दो। एक हो गया चालू खाता, एक हो गया पूंजीगत। कौन सा खाता? पूंजीगत खाता। तो चालू खाता में क्या देगा? दृश्य मद। और क्या देगा? अदृश्य मद, जो देख नहीं सकते हैं। अदृश्य मद। अदृश्य मद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सर्विस। सर्विस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। सामान को देख सकते हैं। हम जो आपको पढ़ाएं आप PDF देख सकते हैं, लेकिन जो चीज आपके दिमाग में चला गया वो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो सर्विस का पेमेंट किस खाते से? किस खाता से? सर्विस का चालू खाता। साथ में जो आपको एक पक्षीय भुगतान होता है, एक पक्षीय भुगतान, एक पक्षीय भुगतान, इसे हम लोग कहते हैं गिफ्ट। क्या कहेंगे?
गिफ्ट या सब्सिडी, गिफ्ट या अनुदान, एड, गिफ्ट या एड। एड जो होता है मदद राशि, नहीं होता है मदद, गिफ्ट या एड, ये हमेशा एक ही ओर से दिया जाता है। अब जैसे किसी का सालगिरह है तो आप क्या सकते हैं, गिफ्ट दे सकते कि मदद राशि दीजिएगा, क्या देंगे, गिफ्ट दे। किसी देश में भूकंप आ गया है तो गिफ्ट दीजिएगा तो वहां क्या दीजिएगा, मदद, वहां एड दीजिएगा। गड़बड़ा मत जाइएगा यहाँ पे, समझा गया कि नहीं गया। अब नेपाल में भूकंप आया है, टेडी बियर बांट दीजिए, सियार, हाँ गिफ्ट हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, नेपाल घुस गया जाएगा, हमारा सियार दे रहा है। अब किसी का बर्थडे है या किसी का सालगिरह है, इस सब टाइप में किस क्या करना चाहिए, हाँ उसमें क्या करना चाहिए, गिफ्ट। तो गिफ्ट किस गिफ्ट क्या है, एक पक्षीय उपहार है, क्या है, एक पक्षीय उपहार होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये सारी चीजें किस खाते से दी जाती, सरकार के कितने खाते हैं, कितने अकाउंट, दो, एक करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट से गुड्स सर्विस गिफ्ट एड, गिफ्ट सर्विस एड, गिफ्ट गुड्स सर्विस गिफ्ट एड, समझ में आ गया। नेपाल में भूकंप आया था तो क्या दिए थे, हाँ एड दिए थे, क्या दिए थे, एड। गिफ्ट भी दिया जाता है किसी किसी देश को। अफगानिस्तान को हम लोग ने संसद भवन बना के गिफ्ट दे दिया, बांध बना दिए, सातूत बांध और सलमा बांध, गिफ्ट दे दिए कि नहीं दे, सड़क बना के क्या कर दिए, गिफ्ट दे दिए, समझ में आ गया कि नहीं गया। अब सब गिफ्ट कौन रख लिया तालिबान रख लिया, बताइए। हाँ कोको द्वीप म्यांमार को आदमी क्या दिए, नेहरू जी गिफ्ट दे दिए थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये एक पक्षीय भुगतान होता है। तालिबान अभी सारा हम लोग के गिफ्ट को क्या कर लिया, रख लिया। किसी दिन डैमो भड़का मत दे, ना तो दो हो जाएगा सब अपने। अफगानिस्तान वाले, उन लोग की मेंटेलिटी गजब है, वो जो है सब ना, अभी भी उन लोग की मेंटेलिटी 14वीं सदी की है। जब हमारे यहाँ प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे, उनको विकास भार में गया, हमारा क्षेत्र पर हमारा राज होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। वैसे उन लोगों का है, अफगानिस्तान वालों का, उनका क्षेत्र है अफगानिस्तान, राज उनका होना चाहिए, भाले देश का हो जाए, डूब जाए, गरीबी बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे। उनको बस 3 टाइम क्या है, खाने से मतलब, गरीबी होगी तो 2 टाइम खाएगा, समझना ही नहीं। उनको गेहूं खरीदना, अनाज खरीदना, सब कुछ खरीदना रहता है वहां पर। तो व्यापार, उन लोग को देश चलाने भी नहीं आता। अब बताइए, रूस यूक्रेन के मुद्दा में तालिबान का था, हम समझौता करा देंगे शांति का बात कर रहा था, दोनों देश शांति बरते, अरे समझौता नहीं, शांति बरते। हालांकि देखिएगा, तालिबान गलत है, उसके रास्ते गलत है, लेकिन अमेरिका भी वहां पे शासन किस हिसाब से कर रहा था। तालिबान के लोगों का यही ना कहना था कि देश हमारा है, तुम बाहर से आए हो, तुम्हारे हाथों में हथियार है, हम कैसे गद्दार हो जाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों से पूछिएगा ना, बेहोश हो गया कोई लड़का है, बेहोश हो गया, उठाओ उठाओ उठाओ, देखो जी उसको, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। लड़का बेहोश होता है तो दिक्कत नहीं होता, लड़की बेहोश होगी तो अपने साथ जो उसकी पार्टनर आएगी उसका भी पढ़ाई चौपट कर देती है। और लड़की में एक होता है ना, कोई चलो कोई दिक्कत है तब बेहोश हुई, नहीं, इतना इन सब में मन बढ़ाई हो गया है, रात में खाएगी नहीं, सुबह उठ के चल आएगी, नहीं समझे। एक होता है कि चलो बहुत ज्यादा गर्मी, इतना गर्मी थोड़ी लगता है क्लास में, पूरा व्यवस्था रखे हुए हैं, ये सब लगा दिए एसी। आगे देखते हो, खानवे नहीं खाएगी सब यहाँ पे, नहीं ठीक है ये सब, ये को तो 16-17 किलो की होती है सब, और उसमें खानवे नहीं खाएगी सर, अब पस्तला पे टुकुर टुकुर चल देगी सर। आगे देखते हैं, चालू खाता समझ में गया, एग्जाम में देगा इनमें से कौन सा चालू खाता में नहीं आता है। सुनिए, दृश्य मद अदृश्य मद एक पक्षीय भुगतान ऋण, ऋण इसमें नहीं आता, कितना सिंपल है, हाई सिंपल,
तो ऋण ऋण किस में जाएगा? ऋण किस में जाता है? पूंजीगत खाता। अब हम ऋण देते भी हैं तो किस अकाउंट से निकाल के देंगे? पूंजीगत। किसी को ऋण दिए थे, जब वो ब्याज देगा तो ब्याज किस में डालेंगे? पूंजीगत खाता में। और जब ऋण वो पूरा चुकाएगा कंप्लीट टेन्योर के बाद, तो वो भी किस में डालेंगे? पूंजी। कि वो में से उठा के ऋण उठा के डाल दे चालू खाता में, ले जाइए ऐसे हम। हाँ, ऐसे होगा? आगे बढ़ जाए। पूनम कुमारी कर ये प्रतिष्ठा में लड़का प्राण गंवा देता है। चलो, प्रतिष्ठा भी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? सब चीज जरूरी है। चलो इधर देखते हैं। प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गंवाना। हम खाना पीना खाने के लिए बात बोलते हैं, जबरदस्ती बेहोश होते हैं, तो खराब लगता है। रीजन क्या? वो बेहोश हो गई, अब उसके मानवता के हिसाब से उसको ले जाएगा, 2 लड़की ले जाएगी, उसका क्लास छूट गया, क्लास का पूरा डिस्टर्ब हो गया। एक होता है कि प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो बताइए यहाँ पर। लेकिन ना, खाना खिले रहेगी 3 दिन पहले का, अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बस आएगा डॉक्टर नापेगा, बीपी लो है। काहे बीपी लो है? खाना नहीं खाइए, खत्म कहानी। जो बेहोश हो ना, उसको पहचान के रखो, अगले दिन उसका क्लास लिया जाएगा। नहीं समझ में आया? एक तो बेहोश हुई थी, उसको हम कहें कि डॉक्टर बुला दे, तो करिए हम खुद ही डॉक्टर हैं। कौन दीजिए? एक दिन बेहोश हुई थी ना, करी थी हम उधर, बहुत लंबा देर तक बेहोश हुई थी, कही कि हम खुद ही डॉक्टर है। तो हमको लगा अच्छा इसीलिए तुम स्पेशल बेहोश हो रही है। देखो, ये समझ में आ गया? बताइए, ऋण का लेन देन किस खाते से? कैपिटल अकाउंट से। किसे? किस अकाउंट से जाएगा? व्यापार किस अकाउंट से? हाँ, करेंट अकाउंट। दृश्यमान, अदृश्यमान। एक पक्षीय भुगतान में कितने, सुन तो पहले का था, एक पक्षीय भुगतान में कितने चीजों को रखते? कौन कौन? गिफ्ट और एड, मदद और उपहार। मदद और उपहार। अभी श्रीलंका को उपहार दिए हैं लोग। क्या दिए हैं? श्रीलंका को मदद राशि दी गई, पैसा दिया गया श्रीलंका को। आगे बढ़ जा। एक इसमें और चीज आता है, विदेश निवेश। क्या आएगा? निवेश। क्या आएगा? निवेश। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या आ जाएगा? इन्वेस्ट। याद रहेगा क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में अब 3 चीजें पढ़ना है। पहले इतना तो कंफर्म हो गया ना, इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, ये 3 चीजों को आपको पढ़ना है। समझिए ध्यान से। निवेश समझ में आ रहा है क्या होता है? जब कोई विदेशी आदमी भारत में आके निवेश कर दे तो उसका पैसा किस में आता है? चालू, हाँ, पूंजीगत खाता। या भारत सरकार कहीं दूसरे जगह जाके निवेश कर दे तो किस में आता है? पूंजीगत खाता। जैसे भारत सरकार की एक कंपनी है ओएनजीसी, पेट्रोल वगैरह निकालती है, तो ओएनजीसी की 2 डिपार्टमेंट है, एक इंडिया में काम करता है, एक विदेश में काम करता है। तो ओएनजीसी वियतनाम में जाके समझौता करके रखा है। समझा गया? तो भारत का क्या हो गया? वहां जाके क्या है? निवेश है। भारत सरकार की कोल इंडिया कंपनी और ओएनजीसी ऑस्ट्रेलिया तक में जाके कर रहा है। तो भारत सरकार की कंपनी जो ऑस्ट्रेलिया में निवेश कर रही है पैसा, वो पैसा किस अकाउंट से निकाली होगी? हाँ, पूंजीगत खाता। और कहाँ जाके इन्वेस्ट कर दी? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ कर दी? ऑस्ट्रेलिया में जाके कर दी। किसी को दिक्कत नहीं समझ में आया? 2 तरह से खाता होता है। कौन कौन खाता? चालू खाता और पूंजीगत। चालू खाते में 3 चीजें, दृश्य, अदृश्य, एक पक्षीय भुगतान। ऋण किस में आता है? ऋण, निवेश, निवेश। निवेश कितने टाइप का? 3 टाइप। निवेश कितने टाइप का? निवेश समझा देते हैं। यहीं यहाँ पे 3 टाइप लिख देगी, दूसरे पेज पे समझा, यही लिख दे। या निवेश कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। विदेश की कोई कंपनी आई, भारत में अपना ब्रांच खोल दिया, क्या कहलाएगा? एफडीआई। अपना ब्रांच खोल दिया, एफडीआई। जब ब्रांच खोलेगा तो भारत सरकार को कुछ टैक्स देगा?
लाइसेंस लेने के लिए कि ऐसे मन कुछ ले आके चाइना की कोनो कंपनी आई, अब पैकेट में सामान भर के बेचने लगी भुजिया, बाद में पता चला मैं कॉकरोच तल के दे रहा। वहां पे चाइना में यही सब खा जाता है, केकड़ा कॉकरोच कुछ खा जाएगा। तो भारत सरकार से परमिशन लेगा, तो परमिशन जब खाने पीने का लेगा, फूड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फूड से FSSAI से क्या लेगा परमिशन, तो ये कुछ ना कुछ अपना फीस चार्ज करेगा कि नहीं। तो FDI वगैरह को लाइसेंस देने में जो पैसा लगेगा सरकार को मिलेगा, वो किस में डाल देगा, पूंजी के चालू खाता में, किस में डालेगा? हाँ, चलिए, तो ये हो गया आपका FDI। विदेशी कंपनी अपनी ब्रांच खोल दे तो क्या कहलाता है? FDI। या विदेशी कंपनी भारत में एग्जिस्टिंग किसी कंपनी के कुछ शेयर को ले ले और उसके साथ क्या बन जाए? पार्टनर बन जाए, ताकि दोनों कंपनी आपस में और अच्छा से वर्क कर सके, टेक्नोलॉजी को वर्क कर सके और अच्छा से स्टार्टअप कर सके ताकि फायदा हो जाए। तो वो भी क्या कहलाता है? FDI। क्या कहलाएगा? FDI। क्या कहलाएगा? FDI। जैसा भारत की हीरो कंपनी के साथ FDI लेके आया था होंडा, क्या बन गया था? हीरो होंडा। क्या हो गया? हीरो होंडा। भारत की एक कंपनी थी फ्लिपकार्ट, क्या थी? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी को अमेरिका की एक कंपनी वॉलमार्ट, कौन कंपनी? वॉलमार्ट। खरीद लिया कौन? वॉलमार्ट। अभी फ्लिपकार्ट नाम है बस, उसका है किसका? वो वॉलमार्ट का। भारत के कोई बिनी बंसल और इससे दो बंसल थे, IIT से पढ़े थे, उन्होंने ही किसको खोला था? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी को किसने खरीद दिया? वॉलमार्ट। अमेरिका की सबसे बड़ा सुपरमार्केट किसका होता है? वॉलमार्ट का होता है। वॉलमार्ट बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की। वॉलमार्ट किसको खरीद चुकी है? फ्लिपकार्ट को। फ्लिपकार्ट तो बताइए वो क्या चीज है? FDI। क्या है FDI? तो फ्लिपकार्ट के मालिक को वो पैसा दिया, मालिक को मान के चलिए उसने दिया 1 लाख करोड़। कितना दे दिया? यार सपोज 1 लाख करोड़ में तो दिमाग ही घुल जाएगा आप लोग का। 100 करोड़ सपोज कीजिए, 100 करोड़। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी के लिए 100 करोड़ कुछ होता नहीं है। 100 करोड़ क्या दे दिया? वॉलमार्ट ने। 100 करोड़ किस कंपनी दे दिया? वॉलमार्ट। किसको दिया? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का मालिक कितना दिया? 100 करोड़। अब पूरा मालिकाना हक किसे दे दिया? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट ने सोचा कि यार हम अगर नाम बदल देंगे इसका फ्लिपकार्ट से वॉलमार्ट, तो कोई कंपनी हम पे जल्दी जल्दी विश्वास करेगा? नहीं करेगा। अब फ्लिपकार्ट का बनल बनावल मार्केट, केकरा पतो नहीं है कि वॉलमार्ट ने खरीद लिया किसको? फ्लिपकार्ट। अब मार धक्का धक ऑर्डर हो रहा है कि भारत का है। समझेगा कि नहीं? आप लोग भी फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते होंगे। बताइए वॉलमार्ट होशियार निकला कि नहीं? खरीदने का खरीद लिया और उसके बाद वो भी नहीं रखा, कर्मचारियों को हटाया ही नहीं, कहा कि जो कर्मचारी काम कर रहा है करते रहो। मालिक को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। समझा कि नहीं? अगर कोई कंपनी खान जीएस रिसर्च सेंटर को एक्वायर करती है, नमवा बदल के दूसर कुछ रख दे, तंजानिया जी रिसर्च सेंटर या कुछ रख दे, तो आप लोग आएंगे? लेकिन अगर कोई कंपनी एक्वायर कर ले खान जीएस रिसर्च सेंटर को और एक्वायर पे शर्त रख दे कि भाई खान सर भी इसी में रहने चाहिए, कंपनी चाहे किसी को भी, खान सर इसी में रहना चाहिए, तो वो दिमाग लगा दिया कि खान सर चेंज नहीं होने चाहिए और कंपनी का नाम भी वही रहना चाहिए। मालिकाना हक भले क्या हो जाए? बदल जाए। तो बताइए कोई फर्क पड़ेगा इस पे? समझा कि नहीं? क्या पंजीकरण नहीं है, सब पता कैसे चलेगा ऊपर में? समझा कि पता चलेगा? ये तो ऊपर की चीज होती है, बोर्ड मेंबर चेंज होते हैं बस, अंदर से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप बताइए, इसमें आप कहेंगे कि सर 100 करोड़ रुपया वॉलमार्ट की जेब से निकला और फ्लिपकार्ट के मालिक को मिल गया, इसमें सरकार को क्या मिला? 30% ठोकेगा। कितना परसेंट? 30। कितना ले जाएगा? 30 करोड़। हाँ 30। ये सौदा हुआ था लगभग 80,000 करोड़ का। कितने हजार का? 80,000 करोड़ का। इसका 30% अगर निकालते हैं तो लगभग 25,000 करोड़ आता है। कितना आता है? 25,000 करोड़। 24,000 करोड़ आता है। कितना आएगा? 24,000 करोड़। सरकार को टैक्स कितना मिल गया? 24,000 करोड़। एक पे लगाएगा शेष, उसके बाद लगाएगा सरचार्ज। आप बता सरकार को फायदा है कि नहीं है? नहीं फायदा है, भयानक फायदा है। तो सरकार FDI चाहती है कि नहीं? अच्छी बात है, FDI चाहती है वापस। अब कंपनी चला रही है। अब एक बात बताओ, जो फ्लिपकार्ट का मालिक था उसको जब इतना पैसा मिला तो इसमें से टैक्स हटाने के बाद वो पैसा व्हाइट मनी हो गया, और जब तक टैक्स नहीं दिए तो ब्लैक मनी, और टैक्स देने के बाद हाँ व्हाइट मनी हो गया वो पैसा। तब ये बताइए, जब व्हाइट मनी हो गया तो वो कोई ना कोई तो बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर बिजनेस करेगा तो भारत में रोजगार मिलेगा, आगे बढ़ जाए। तो FDI समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
एक आदमी कह रहा है कि सर कंपनी मत बेचिएगा, वरना सब कुछ तो रहेगा लेकिन फीसवा बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा यहाँ पे। जब तक हम हैं तब तक फीस को बढ़ने नहीं देंगे। जैसे एक्विजिशन हो गया तो हम भले यहाँ रह जाए लेकिन फीस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर पावर किसके पास चला जाएगा, जो एक्विजिशन करेगा उसी के पास क्या चल जाएगा, पावर। इतना आराम से दे देंगे एक्विजिशन। 107 करोड़ 1.5 साल पहले आया था, 1 साल पहले आया होगा, फरवरी मार्च का समय था पिछले साल 2021 में, 107 करोड़ रुपए के लिए। हम कह रहे थे भैया उतना हमको भी खा पाएंगे, खत्म कर पाएंगे, नहीं तो काय लिए कर ले गए। साक्षी लागो के काट कूट के कुछ तो बचता जी, समुंदर सूख के तो गढ़ा थोड़े बनेगा। देख रहे हो उतना ज्यादा पैसा एक आदमी अपने जीवन में 1 करोड़ रुपया नहीं खा पाता है। आप अगर गाड़ी और घर नहीं खरीदिए तो फिर आपके में ज्यादा खर्चा नहीं है, घर और गाड़ियों में सब पैसा घुस जाता है। और यही भारत वालों की गड़बड़ी हो जाती है, यही खरीद लेता। अरे पैसा को बिजनेस में लगाओ, कहीं और किसी चीज में लगाओ आगे, ताकि फ्लो होते रहे। तो लेके ओकरा शरीर के पथरी ऐसा रह के बढ़ जाएगा, वो घर खरीद लेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एफडीआई समझ में आ गया। देखिए एफडीआई में या तो अपनी कंपनी का ब्रांच खोल दीजिए, क्या कहलाएगा एफडीआई। केएफसी ने खोला, एफडीआई है कि नहीं है? मैकडोनल्ड एफडीआई है। फोर्ड कंपनी आई थी भारत में, खोली थी, चली गई, लेकिन वो क्या था, एफडीआई था। अभी कई सारी कंपनी आई, किया कंपनी कार खोली, चल गया। उसी सोनेट और सेल्टोस पूरे मार्केट में फैल गया। यहाँ पर एमजी हेक्टर, मोरिस गैराज की कंपनी है, आई उसकी एक गाड़ी हेक्टर, वो भी बाजार में पकड़ के चल गया कि नहीं चल गया। तो भारत की अपनी कंपनी तो ये सुजुकी है, टाटा है, महिंद्रा है, दुनिया भर की, लेकिन विदेशी कंपनी भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो एफडीआई से फायदा है, बड़ी फायदा है। तो एगो सरकार को मिल गया टैक्स, और जो रोजगार सरकार को देना था वो कंपनी क्या करेगी, रोजगार देगी। और दूसरे को भी लगेगा कि भाई अच्छी बात है, विदेशियों को मौका देना चाहिए। आप सोचिए अमेरिका ऐसे ही आगे नहीं है, गूगल जैसे बड़ी कंपनी का कंट्रोल एक हिंदुस्तानी के पास, समझ में गया। सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट जैसे व्यक्ति के पास पूरा कंट्रोल भारतीय के पास, सत्यम नडेला। ट्विटर जैसे बड़ी जाइंट कंपनी जो सरकार हिला देती है, परेश अग्रवाल के पास, पराग अग्रवाल। तो देखिए कि वो लोग विदेशियों के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन अगर ये भारत की रहती गूगल कंपनी, और अगर हम लोग अमेरिका के किसी को सीईओ बना देते, तो भारत में 2-4 को राजनीतिक पार्टी विरोध करने लगती। तो हमारे यहाँ नेतवन कुछ पढ़ल लिखल रहे ना रहे, विरोध करने सबसे पहले आएगा। अरे भारत के आदमी को ही बनाएंगे ना तो उसमें जाति पे विरोध होगा, हई जाति का बना दिया, हई धर्म का बना दिया। अरे काम देख के बनाना है, कंपनी का वर्कर चाहिए, जीजा थोड़े चाहिए कि जाति देखेगा। समझना कि नहीं, जाति और धर्म जीजा के समय देखा जाता है अपना, उस समय, बाकी समय में अपना वर्क देखना चाहिए। और जब काम करते हैं समय पर तो सोच सकते हैं कि अमेरिका में इतनी कंपनियां क्यों चली जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अमेरिका में अपना फ्यूचर दिखने लगता है कि अगर हम यहाँ कर्मचारी बन के जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के हम लोग क्या हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। लेकिन भारत में उठपटांग हो जाएगा। टाटा कंपनी के रतन टाटा ने अपना सीईओ दिया था उनको, क्या नाम था, साइरस मिस्त्री को, हमारा कंपनी बेचने लगा। टाटा को केस करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि हम सीईओ बनाए, इसके लिए थोड़े कंपनियां बेच दीजिएगा। 30-40 वो कंपनियां बेच दिया टाटा के, छोट छोट जो कंपनी। टाटा की बहुत कंपनी है, कुदार बनाती है, नमक बनाती है, गाड़ी बनाती है, बहुत चीज बनाती है, आपका एग्जाम लेती है टीसीएस। टाटा बहुत बड़ी जाइंट कंपनी है। तो सोच सकते हैं कि अमेरिका डेवलप ऐसे नहीं हो गया है, उसने काफी इसके लिए मेहनत किया है, सोच डेवलप किया है वहां पर। आपको लगता है कितना वो लोग, कितना बड़ी बात हो सकती है कि गूगल का सोच रहा मालिक, हर काम उसी के हिसाब से होगा, मालिक नहीं सीईओ। मालिक को पता कौन चीज होता है, सब काम कौन करता है, सीईओ करता है। तो उतना बड़ा उसको दे दिया गया। आगे बढ़े, ये एफडीआई समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एफडीआई जब कंपनी दो तरह से होती है, या तो आप अपना एक ब्रांच खोल दे, या तो किसी कंपनी का क्या ले ले, पूरा खरीद ले, या फिर शेयर खरीद, पूरा खरीद ले या फिर खरीद ले शेयर। लेकिन जब कोई कंपनी में एफडीआई आता है तो वो कंपनी भी उसके डिसीजन में बैठती है, वो भी अपना राय देती है। एफडीआई के लिए कम से कम 10% से ज्यादा निवेश करना पड़ेगा। अपनी कंपनी खोलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना बड़ा ब्रांच खोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम कितना करना पड़ेगा, 10%। अब 10% कर देंगे तो उस कंपनी की जब बोर्ड मेंबर की मीटिंग होगी तो उसमें वो कंपनी भी बैठेगा, कहेगा कि ऐसे नहीं, इस तरह से होना चाहिए, हमारी सुझाव को भी माना जाए।
लेकिन अगर 10% से कम रह गया तो उसे कहेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। एफपीआई और एफडीआई में केवल किस चीज का अंतर है? परसेंटेज का। अगर किसी का देखिए अपना ब्रांच खोला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत की एग्जिस्टिंग किसी कंपनी में 10% से ज्यादा का शेयर लिया तो क्या कहलाएगा? एफडीआई। और एफडीआई देने वाली कंपनी क्या डिसीजन में भाग लेती है कि नहीं? ले लेती है यहाँ पर। लेकिन अगर 10% से कम हुआ तो हाँ एफपीआई। तब क्या एफपीआई अगर 10% से कम है तो बताइए क्या उस कंडीशन में क्या वो एफपीआई करने वाला विदेशी इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में भाग लेगा? कोई प्रभाव डाल पाएगा? केवल अपना क्या ले जाएगा? प्रॉफिट। जैसे 9% का इन्वेस्ट कर दिया, कितना किया? 9%। तो 9% का इन्वेस्ट किया तो क्या बोर्ड मेंबर में भाग ले पाएगा? लेकिन जितना कंपनी को लास्ट में फायदा हुआ, सपोज बड़ी कंपनी में 9% का इन्वेस्ट किया, लास्ट में उसको 1000 करोड़ का क्या हो गया? प्रॉफिट आ गया, तो उसमें से ले जाएगा अपना 9% का प्रॉफिट। ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अपना ले जाएगा वहां पे, तो बस प्रॉफिट ले जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? गूगल कंपनी भारत में आई थी इन्वेस्ट करने के लिए, एफडीआई करने के लिए, और उसको पता था कि भारत के इंसान के पास मोबाइल बड़ी चाहिए, इसको हर हाथ में क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। उसने कहा मोबाइल के कंपनी में इन्वेस्ट मार देते हैं। गूगल अपना पिक्सल मोबाइल लाया, सक्सेस नहीं हो गया, तो सोचा कि भारत में कौन ज्यादा सक्सेस देगा? जियो। सबके घर में क्या है? जियो। कोई है जिसमें जियो नहीं है? बहुत कम है। देख लो कितने के पास जियो है? सबके पास क्या है? जियो। हमारे पास तो नहीं है। होगा कोई, पता ध्यान नहीं है। तो गूगल कंपनी जब आई तो उसने सबसे पहले निशाना लगाया किसको? जियो को। कहा कि जियो से मुकेश भाई 15% हम शेयर दे दीजिए हमको। इस 15% के एवज में आप हमसे ले लीजिए 80,000 करोड़। कितना ले लिए? दिल्ली का बजट है 70,000 करोड़ साल भर का। दिल्ली साल भर चलाने के लिए कितना चाहिए? 80,000 करोड़। हमको कितना दे दीजिए? 15% शेयर दे दीजिए। तो मुकेश भाई कहीं हम पगला समझ लियो? हम तुमको देंगे कितना शेयर? तो तुमको 15% शेयर नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम सोच रहा 15% शेयर लेगा, तुम आ जाएगा एफडीआई में, और हमारे डिसीजन मेकिंग में तुम किसी न किसी गोरखा अंग्रेज को भेज देगा। व्हाट हैपन इन दिस इंडिया, आई एम नॉट एग्री विद दिस डिसीजन। लगेगा टांग लड़ाने के लिए। अमेरिका में बैठ के भारत के लोगों की मेंटेलिटी थोड़ा पता है? यहाँ पे खटिया पे बैठने वाला आदमी भी सोचता है कि जहाज हम उड़ाए। नहीं समझ में? सबका अलग अलग दिमाग रहता है। मजा आता है कभी ट्रेन में बैठ के ना किसी कोई मुद्दा छेड़ के चुपचाप सुनिए। बड़ी कोनो ऐसा दिमाग देगा, कोनो ऐसा देगा, आज इसको धरातल पे उतारेंगे तो सब चौपट हो जाएगा। तो कहा कि हम तुमको 15% नहीं देंगे, हम तुमको 9.999% का शेयर देंगे। आखिर ये अटकाया क्यों? एफडीआई ना जाके एफपीआई। अब गूगल केवल प्रॉफिट का हकदार है। गूगल किसका हकदार है? प्रॉफिट। अब आप कहेंगे तो फिर प्रॉफिट से फायदा क्या? तो देखिए गूगल जियो को तेजी से एक्सपेंड करना था ताकि जल्दी से जल्दी मार्केट कैप्चर किया जा सके। इसके लिए हैवी पैसा चाहिए। हैवी पैसा था नहीं, तो अगर जियो चुपचाप बैठा रहता और तेजी से एक्सपेंड नहीं कर पाता तो दूसरी कंपनी गूगल को पीछे छोड़ देती। इसने कहा एक काम करते हैं, हम पिछड़ जाएंगे तो ज्यादा लॉस हो जाए, उससे अच्छा हम किससे पैसा ले लेते हैं? गूगल से। और वो पैसा से मिलकर गांव टावर खोल दिया। यहाँ पर तेजी से धड़ाक से बढ़ गया कौन? जियो। जो उससे 50% का लॉस हो जाता, इससे पूरी इंडिया में क्या हो गया? फैल गया। और जियो को कितना दिया? 10%। लगभग कितना परसेंट? 10%। गूगल कितना ले गया? 10%। किसका? प्रॉफिट का। किसका ले गया? प्रॉफिट। लेकिन कंपटीटर को दबा दिया कि नहीं दबा दिया? सबसे तेजी से फैला था कौन? जियो। रीजन क्या था? कैपिटल ज्यादा था उसका। दाएं से इन्वेस्टमेंट लिया, फैल गया पूरा। आप दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? बताओ। एफडीआई दिया कि एफपीआई? अब गूगल कुछ चिल्ला देंगे आके जियो में, ये भगा देंगे भाई यहाँ से, जरूरत नहीं। प्रॉफिट लेना है ले, साल के लास्ट में हमारा पूरा हिसाब होगा, प्रॉफिट पहुंचा देंगे। तो रहा अकाउंट नंबर दे दिए आईएफएससी कोड के साथ डाल देंगे यहाँ पे। मत खुद यहाँ पानी सा पड़ जाता तब आता बोर्ड मेंबर की बैठक में, और कंपनी के रूल के हिसाब से बोर्ड मेंबर की बैठक में जब बोर्ड मेंबर आता है तो उसके आने जाने का खर्चा कंपनी को उठाना होता है।
जितना दिन रहेगा कंपनी को उठाना, जोन जोन चीज खाएगा कंपनी को, वो अंग्रेज जैसे दुका खाता है सब, इतनी सा खाने के लिए 8 गो औजार रखेगा सब, एगो ब्रेड खाने के लिए 16 गो औजार रखेगा, एगो बड़का फरसा, भाला, चाकू, ऐसे तो नहीं, एगो ब्रेड खाने के लिए 16 गो औजार लेके रख ले रहता है। ये सारा खर्चा किसको उठाना पड़ता? कंपनी ने दिमाग लगाया, 0.1% घस खाया, सब खाना होना खत्म। अब मुंबई आना है तो आइए, ठेला पे से बड़ा पाव खाइए चुपचाप। चल जाइए वहां से। एफडीआई एफपीआई में अंतर समझ में आया? किसी को दिक्कत? एफडीआई में कितना परसेंट? 10% से ज्यादा। और एफपीआई में लॉकडाउन जब हुआ था, सारी कंपनियों का पैसा खत्म हो गया, सारी कंपनी का पैसा खत्म। अब कंपनी कैपिटल से जूझ रही थी। चाइना की कंपनी को लगा कि भाई ये बहुत अच्छा मौका है, हर कंपनी में पैसा दो, अब 20%, 25%, 30% क्या ले लो, शेयर ले लो। और वो एफडीआई ले लेगा, और कोरोना खत्म होने के 2 साल बाद हर कंपनी में किसका दबदबा हो जाएगा? चाइना। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय 2020 का समय था, हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, उस समय भी वीडियो बनाए थे, हम सरकार को कहे थे कि इसमें सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उस वीडियो लगभग 10-12 दिन बाद सरकार ने तुरंत एक्शन ले लिया और भारत में एफडीआई को 1 साल के लिए रोक दिया था। करना है तो क्या कीजिए? एफपीआई कीजिए। क्या कीजिए? एफपीआई। अब देखिए, कंपनी का कंपनी बच गया, पैसा का पैसा आ गया, और क्या हो गया? तो दबदबा भी कंपनी का क्या रहा? बरकरार रहा। तो कभी कभी सरकार डिसीजन अच्छा ले लेती है और कभी कभी गड़बड़ ले लेती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए, अच्छा किया कि नहीं किया? ना तो सब कंपनी किसका हो जाता है? चाइना का। सबका किसका हो जाता है? चाइना का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मस्त एकदम हो गया ना। तो चाइना तो जो हर कंपनी में अपना अधिकार कर लेता, अब पूरा का पूरा ले लेता, मोबाइल, शेयर, हेन तेन सब में ले लेता। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? एफडीआई एफपीआई किसी को दिक्कत? एफडीआई में कितना परसेंट? एफपीआई एक होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये कुछ नहीं होता है, ये वैसा बैंक होता है जो दूसरे कंपनियों को कहता है चल चल ना एफडीआई कर दे, चल 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 तुमको एफपीआई कर, घाटे उठेगा तो हम दे देंगे। तो वैसी संस्था जो एफडीआई या एफपीआई में मदद करती है, क्या कहलाते हैं? वर्ल्ड बैंक एफआईआई हो जाएगा कि नहीं? आईएमएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। मदद तो करता है ना, चलना पैसा दे दे। तो वैसी संस्था जो इन दोनों को बढ़ावे में मदद करती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाता है। आगे का क्लास कल बताएंगे, निकलेंगे लोग गर्ल्स।